Hello students, good morning. Okay, let's start with the chapter number 3, that is demand lesson. Very important chapter from exam point of view, 3A and 3B lesson. Okay, so let's start with the demand analysis chapter. See, demand. What is the meaning of demand? See, आपको क्या करना है एग्जाम में? आपको दो तरह से मीनिंग लिखने हैं. दो तरह से मीनिंग, जो एक लैंग्वेज जो हम समझते हैं, हम हमारे हिसाब से एक डिमांड का मीनिंग लिखेंगे, और उसके बाद जो सुपरवाइजर्स वगैरह है उनको तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि उनको तो डिमांड का मीनिंग जो है वो इकोनॉमिक टर्म्स में ही चाहिए. तो डोंट वरी, हम दोनों मीनिंग करेंगे. ठीक है, कौन सा भी एक दोनों मीनिंग करेंगे. चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ डिमांड? देखो, डिमांड के लिए आपको याद रखना है 3 वर्ड, पी क्यू और टी. पी क्यू टी. व्हाट इज क्यू? क्यू मीन्स क्वांटिटी, डिमांड. मिडल वाले वर्ड को पिकअप करेंगे, क्वांटिटी, डिमांड. अच्छा, ये कौन सा लेसन है? डिमांड लेसन है, तो हमने क्यू को ले लिया, क्वांटिटी, डिमांड. अब ये जो क्वांटिटी डिमांड है, तो हमको ये भी पता है कि डिमांड कौन करता है. क्वांटिटी डिमांड कौन डिमांड करता है? कंज्यूमर. वेरी गुड. तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम. देखो ये वाला वर्ड, क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज डिमांड. तो बस वही हमको लिखना है यहाँ पे. क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर at particular price and at particular time is known as demand. ठीक है, इज नोन एज डिमांड. ये कौन सा मीनिंग हो गया? ये हमारा वाला मीनिंग हो गया, ये हमारे लैंग्वेज का मीनिंग हो गया. वापस से देखो, डिमांड का मीनिंग हमको याद रखने हैं ये 3 पॉइंट, पी क्यू टी. व्हाट इज क्यू? क्यू मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज डिमांड. डिमांड कौन करता है? क्वांटिटी डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर. पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर टाइम्स. लेकिन हमको ये पता है कि इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में तो हमको मीनिंग लिखना पड़ेगा. तो इन इकोनॉमिक टर्म्स डिमांड मीन्स हमारी 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, 1, 2 और 3. व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज desire. Number 2 is, what is number 2? willingness to purchase. और number 3rd is ability to pay. नंबर 3rd इज एबिलिटी टू पे. हमारी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. 1 इज डिज़ायर, 2nd इज विलिंगनेस टू परचेज एंड नंबर 3rd इज एबिलिटी टू पे. ये तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए. अब देखो, व्हाट इज़ डिज़ायर? डिज़ायर का मतलब हमारा क्या होता है? डिज़ायर का मतलब होता है हमारी इच्छा. ठीक है, हमारी इच्छा क्या है? हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए कि हम वांट. देखो, समझो फॉर एग्जांपल मैं कोई मार्केट में जा रही हूँ और कोई मैं मार्केट में गई और वहाँ पे मुझे कोई ड्रेस पसंद आ गई, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? वांट, मेरी डिज़ायर, मेरी इच्छा है. लेकिन वो डिमांड नहीं बन सकती, बिकॉज यहाँ वहाँ पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी या नहीं. सेकंड कंडीशंस और थर्ड कंडीशंस फुलफिल होगी या नहीं, ये हमें नहीं पता. तो हमको ये ध्यान देना है कि जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. सेम एग्जांपल के साथ वापस देखते हैं. डिज़ायर, मुझे एक आईफोन पसंद आया 50,000 रुपीज़ का, वो मेरी क्या हो गई? डिज़ायर, मेरी इच्छा है. ठीक है. विलिंगनेस टू परचेस. विलिंगनेस टू परचेस मतलब मैं उसको परचेस करने के लिए मैं रेडी हूँ या नहीं, ये मुझे देखना है. सपोज़ मैं उसको परचेस करने के लिए मैं रेडी हूँ, मतलब मैं विलिंगली रेडी हूँ कि हाँ, अगर मुझे 50,000 का मोबाइल लेना है और मैं रेडी भी हूँ, मैं ख़रीदना चाहती हूँ उसको. एबिलिटी टू पे,
एबिलिटी टू पे मतलब मेरी कैपेबिलिटी है कि नहीं, मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं, वो भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। इट मीन्स समझो, सेम एग्जांपल, 50,000 का मोबाइल मेरी डिज़ायर है, मैं ले लूँगी, मैं रेडी भी हूँ लेने के लिए, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जहाँ पर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी वो चीज़ डिमांड बन सकती नहीं है। वापस से सेम एग्जांपल, मेरी इच्छा भी है, मेरे पास पैसे भी है, एबिलिटी भी है मेरे पास पैसे भी है, लेकिन मैं उतना 50,000 रुपये खर्च करने के लिए रेडी नहीं हूँ। 50,000 मोबाइल में कौन डालता है? 10, 15, 20,000 वाला मोबाइल ले लो, 50 की क्या ज़रूरत है? तो मैं विलिंगली रेडी नहीं हूँ खर्चा करने के लिए। सेम एग्जांपल, मैं रेडी भी हूँ खर्चा करने के लिए, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन जो चीज़ खरीदना है ना उस मुझे पसंद नहीं होती, मेरी वांट नहीं है, मेरी डिज़ायर नहीं, मेरी इच्छा नहीं है उसे लेने की। तो इट मीन्स व्हाट, वांट सिर्फ और सिर्फ, डिज़ायर सिर्फ और सिर्फ, विलिंगनेस टू पे या एबिलिटी टू पे, ये डिमांड नहीं बन सकता। ये तीनों कंडीशंस जहाँ पे फुलफिल होगी, डिज़ायर, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, जहाँ पर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है वही मेरी क्या है? डिमांड। वही मेरा क्या बन सकता है? डिमांड बन सकता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड। ओके, चलो अभी हम इसके अंदर फर्स्ट देखेंगे अभी व्हाट इज, देखो इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, ये बहुत बार आया हुआ है आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड, ये बहुत बार आया है। अब क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या आएगा दोनों में? मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड? देखो मीनिंग क्या होता है, PQT में वापस से सेम यही PQT मैंने क्या बताया, क्यू क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, कौन डिमांड करता है? कंज्यूमर। लेकिन हम कौन से कंज्यूमर की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर, यू कैन यूज दिस टाइप्स ऑफ वर्ड। तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ इंडिविजुअल कंज्यूमर एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। ये इसका हो गया मीनिंग। देखो कैसे लिखोगे वापस से, सेम इसके लिए भी कौन से वर्ड मैंने बताए? PQT। Q मीन्स व्हाट? क्वांटिटी डिमांड। देखो कैसे लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बाय, कौन डिमांड करता है? कंज्यूमर डिमांड करता है, लेकिन कैसा कंज्यूमर? कैसा कंज्यूमर? इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर, आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, एट पर्टिकुलर प्राइस, एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट पर्टिकुलर टाइम is known as इंडिविजुअल डिमांड। ये हो गया मेरा इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग। सेम वे जब मैं मार्केट डिमांड की बात करूँगी तो यहाँ पर भी मुझे याद रखने हैं 3 ही वर्ड, PQT। व्हाट इज Q? Q आपस से क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ, अब ये मार्केट है, यहाँ पे एक कंज्यूमर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल कंज्यूमर। तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम is known as market demand। ठीक है, is known as market demand। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड, ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड। अभी देखो इसी में सेम सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट आप क्या बना सकते हो? टेबल बना सकते हो। देखो जब ये टेबल बनाएंगे उसके पहले एक चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, वो है, एक चीज़ हमें समझनी है वो है प्राइस और
डिमांड के बीच का रिलेशंस। देखो प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशंस की जब मैं बात करूँगी तो आपको पता चलेगा। देखो सपोज़ मैं मार्केट गई हूँ, ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ और मार्केट जाने के बाद मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट्स अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगी, डिस्काउंट अवेलेबल है इट मीन्स मैं बहुत कम पैसे पे करने वाली हूँ, प्राइस बहुत कम देने वाली हूँ। जब मैं पैसे बहुत कम पे करूँगी इसका मतलब क्या है कि मुझे प्राइस कम मिलेगी, और जैसे ही मैं देखूँगी कि भाई बहुत कम पैसे लग रहे हैं तो चलो कुछ एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं, तो इट मीन्स व्हाट, अगर मेरी प्राइस ज़्यादा, प्रोडक्ट अगर महंगा है तो हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। इट मीन्स अगर प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, और अगर प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, और एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। इट मीन्स ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट, अपोजिट और इनवर्स। हायर द प्राइस ऑफ अ commodity, lower is the quantity demanded, and lower is the price of commodity, higher is the quantity demanded. It means the relationship between price and demand is indirect, opposite, inverse. अभी देखो इसी के हिसाब से हमें टेबल बनाना है। सेम रिलेशन लेंगे हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन हम लेंगे। देखो सपोज प्राइस 1 है तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना है, 10। प्राइस बढ़ गई 2 हो गई, अगर प्राइस बढ़ती है तो मेरी डिमांड कम होती है, 8 हो गया। प्राइस और कम हो गई, डिमांड और कम हो गई, प्राइस और कम, डिमांड और कम। देखो प्राइस 1 2 3 4 5 मतलब प्राइस बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखो मेरी डिमांड कम हो रही है, 10 8 6 4 2। अननेसेसरी ज़्यादा पैसा क्यों देंगे, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है, तो इट मीन्स हायर द प्राइस, लोअर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसी के ऊपर से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड, ये क्या आ गया, प्राइस। प्राइस कैसे है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कैसा है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे। जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड 10 है, प्राइस 2 है तो ये 8, प्राइस 3 है तो 6, प्राइस 4 है तो ये 4, और प्राइस 5 है तो ये 2। देखो अभी यहाँ से पास होती हुई हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस कर्व को हम बोलेंगे डी डी। डी डी इज़ द डिमांड कर्व। देखो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या बना दिया, डायग्राम। देखो डायग्राम कभी भी हमको एक्सप्लेन करना है तो हमको 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है हमेशा। कोई भी डायग्राम हो, लॉ ऑफ डिमांड का हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, या लॉ ऑफ DMU है, या कोई और डायग्राम, तो हमेशा 5 पॉइंट डायग्राम के लिए याद रखना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आप सब ध्यान दोगे। नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 हमारा वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 हमारा कर्व कौन सा है, नंबर 4 उसका स्लोप कैसा है, स्लोप्स कैसे हैं, और नंबर 5 जो है उसका रिलेशन कैसा है। तो अभी देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस वी आर टेकिंग, ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस का, ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। कर्व कौन सा है, डी डी। डी डी इज़ द डिमांड कर्व। अब इसका स्लोप पूछेंगे तो आपको याद रखना है डी डी, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड। हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही जाता है, डी डी, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे जब रिलेशंस की बात होती है तो रिलेशंस के अंदर आप क्या लिखोगे, हमने ये वाला पढ़ा था, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इनडायरेक्ट, अपोजिट, इनवर्स। तीनों में से कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हो। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्स, या अपोजिट या इनडायरेक्ट। देखो अभी ये डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर हमने यहाँ पे 2 में टेबल शेयर किया था,
ठीक है। अभी थर्ड में हम देखेंगे यहाँ पे अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे, इसका भी टेबल बना देंगे। अभी यहाँ पे तो मार्केट डिमांड की बात हो रही है, तो एक कंज्यूमर तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल। देखो प्राइस सेम ये वाला ले लो, प्राइस ये वाला सेम ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डिमांड भी सेम ले लो, कंज्यूमर ए के लिए ले लो 10 8 6 4 2, देखो सेम कॉपी किया है मैंने, ठीक है। अभी मैं लूँगी कंज्यूमर से, अभी यहाँ पे 8 से स्टार्ट कर दो, 8 6 4 2 0, डिक्रीजिंग ही बताना है हमें, इसको स्टार्ट कर दो, ये 10 से था, ये 12 से कर दो, 12 10 8 6 4 2। अब ये सबका टोटल 10 + 8 + 12 30 24, देखो हो गया टोटल। अब इसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, नीचे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्राइस सेम 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10, 1 पे कितना है, डायरेक्ट टोटल वाला लेंगे, अभी 1 पे कितना है 30, तो 1 पे 30 12 24 8, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 6 के टेबल से, 6 12 18 24 एंड 30, ठीक है। तो 1 पे कितना है 30 लास्ट वाला, 2 पे कितना है 24, 3 पे कितना है 18, 4 पे कितना है 12, तो 4 पे आ गया 12, 5 पे आ गया 6। अब सेम इससे पास होती हुई हम एक लाइन बनाएंगे, वो हो गया डी डिमांड कर्व। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेम यही, एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सेस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डी इज द डिमांड कर्व, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डी डाउनवर्ड स्लोप्स, कैसे स्लोप हो रहा है ये, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर लास्ट रिलेशनशिप यही वाला पॉइंट सेम, इनडायरेक्ट अपोजिट इनवर्स, तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्स एंड अपोजिट। देखो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड, ये जो आप पूरा क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये पूरे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये आपको इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछ सकते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चंस आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछा जाता है वो टाइम पे आपको मीनिंग लिखना कंपलसरी है, क्योंकि एक पॉइंट बोर्ड वाले सिर्फ और सिर्फ मीनिंग के लिए सिक्योर करके रखते हैं, और अगर समझो आप लोगों ने मीनिंग वाला जो पॉइंट है वो आपने नहीं लिखा है और अदर पॉइंट्स आप लोगों ने 10 भी लिखे हैं, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर उसको एक्सप्लेन करने की वापस से कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके बाय, थैंक यू।